किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कानपुर में 2 दिवसीय किसान मेले का समापन। 2 दिन में 30 लाख रुपए के बीज खरीद। विभिन्न स्टॉलों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने किया चौथे इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस का आयोजन। जल संरक्षण को लेकर काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को मिला सम्मान। गुजरात सरकार 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू करेगी मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की खरीद। सरकार ने खरीद के लिए 300 से अधिक केंद्रों को दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में लैंडफिल साइट बना हरा भरा इको स्पॉट। वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया बांस पर आधारित बांसेरा पार्क। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में कंपनी बाग स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय किसान मेले का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। गौरतलब है कि मेले में देश एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से आए किसानों ने 2 दिन में 30 लाख रुपए के बीज की खरीदारी की। मेले के पहले ही दिन 20 लाख रुपए और दूसरे ही दिन 10 लाख रुपए के बीज बिक्री हुई। मेले में गेहूं की DBW 303 के 1317 के 1616 के और 1006 तथा DBW 187 मसूर की KLB 345, मटर की KPMR 522 तथा चना की उदय KWR 108 आदि प्रजातियों की अधिक मांग रही। और मेले के समापन के मौके पर विभिन्न स्टॉलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ मेले का निरीक्षण किया गया और विभिन्न उत्पादों को देखा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान अब वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर काम कर रहे हैं। किसान आपस में मिलकर अब फार्मर कंपनियां भी बना रहे हैं और मेले में हर तरह की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी से किसानों को काफी लाभ मिलता है और बहुत अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। दक्षिण एशियाई उन्नत अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि साइरारात ने नई दिल्ली में चौथी इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस का आयोजन किया और इस दौरान SAIARD ने इंडियन जर्नल ऑफ रिवर अफेयर की शुरुआत की और साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर अफेयर के लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया और इस दौरान जल प्रबंधन और नदी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। We have to develop the institutional capacity, whether it is the leadership and managerial capacities or it is the technical capacities. We have to develop those capacities and we have to create awareness. There is no awareness about the significance of having a healthy river for the city. So we have to create that awareness. इस बार का फोकस हमने रखा है रिवर फाइनेंसिंग एंड ग्लोबल कोऑपरेशन।
ताकि इंटरनेशनली जो कॉन्सेप्शन है, हम इंडस्ट्री के जो CSR होते हैं, कैसे उस फाइनेंस को भी हम रिवर मैनेजमेंट, रिवर पोल्यूशन अवेटमेंट, रिवर प्रोक्योरमेंट, रेजुविनेशन, इस थीम के हम ला सके और एक थिंकिंग, एक अवेयरनेस जनरेट करना हमारे आगे पीढ़ी और हमारे जनरेशन के अंदर कि रिवर, जैसे मैंने बताया, कोई फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, सिर्फ रिसोर्स नहीं है, इट हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियलिटी। गुजरात के कृषि मंत्री जीतूभाई वघानी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार 9 नवंबर से मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस वर्ष समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। मूंगफली के दाम में 480 रुपये, उड़द में 400 रुपये और सोयाबीन में 436 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत करीब 15,000 करोड़ रुपए की फसलों की खरीद की जाएगी। मूंगफली उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान 125 मन तक खरीदने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 300 से अधिक केंद्रों को मंजूरी दी है और ज़रूरत पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मूंगफली का समर्थन मूल्य 7,263 रुपये और मूंग का 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और सोयाबीन का 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का आगाज किया गया था और इन योजनाओं से देश के लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। देश के हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने, फसल उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को आसान ऋण और भंडारण सुविधा प्रदान करने, किसानों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने की खातिर प्रोत्साहित करने और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 आकांक्षी जिलों में लागू की जा रही है। इसमें 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं मिलकर काम करेंगी। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई ये योजना 6 वर्षों तक चलेगी। इसके जरिए सिंचाई, भंडारण, फसल विविधता और कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। 11 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और देश को कृषि के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने इससे महत्वपूर्ण अवसर पर इस बात पर भी बल दिया कि पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और कृषि नवाचार के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे देश भर के करोड़ों किसानों को सीधे लाभ होगा। पीएम ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में किसानों के सहयोग और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। ये संगठन किसानों को योजना के लाभ पहुंचाने, हर खेत तक सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, किसानों को ऋण और भंडारण अवसंरचना तक आसान पहुंच प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक भारत को दाल उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करने, उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक करने और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ ये मिशन बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल कृषि क्षेत्र में समग्र विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की धन धान्य कृषि योजना सिर्फ एक पहल नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक नई उम्मीद है जो खेती को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ
किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025 के मानसून सीजन के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसानों को अब जुलाई 2025 में जारी बिजली के बिल जनवरी 2026 में देना होगा और इसी प्रकार अगस्त 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 में और दिसंबर के बिजली बिल जून 2026 में देना होगा। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान UHBVN और DHBVN द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जबकि बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी और इस संदर्भ में बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों यानी कि मंडियों पर कुल 4,150 किसानों द्वारा 46,276.927 क्विंटल सोयाबीन की विक्रय की गई है। किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंडी प्रांगण में हेल्प डेस्क, छांव की व्यवस्था, पीने के पानी, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधा और तौल की प्रक्रिया में सहयोग हेतु कर्मचारियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं जो उपार्जन कार्यों की निगरानी एवं शिकायतों के त्वरित समाधान का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन मंडियों में किसानों द्वारा अपनी उपज विक्रय के लिए लाने का क्रम उत्साहपूर्वक जारी है। गौरतलब है कि मंडियों में आने वाले किसानों को आवश्यक जानकारी देने हेतु सूचना पट एवं हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। और आज के समय में लाल मिर्च की खेती किसानों के लिए एक आकर्षक व्यवसाय बन गई है। कम लागत में इस फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, बशर्ते किसानों ने इसे सही तरीके और विज्ञान के अनुसार उगाया जाए। लाल मिर्च की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये फसल अत्यधिक नमी और जलभराव सहन नहीं कर सकती और इसीलिए ऐसे क्षेत्र जहाँ के पानी की निकासी सही ढंग से हो, वहाँ मिर्च की खेती लाभकारी रहती है। आदर्श तापमान इसका 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मिट्टी की बात करें तो दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है और मिट्टी के पर्याप्त जैविक तत्व और सही pH 6.5 से लेकर 7.5 होना जरूरी है। अगर आप पंजाब के किसान हैं या मछली पालन से जुड़े हैं तो आपके लिए यह खबर खुशखबरी से कम नहीं है। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी लोकप्रिय मछलियों में से एक रोहू को राज्य मछली यानी कि स्टेट फिश घोषित कर दिया है। यह कदम राज्य की जलीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने रोहू को स्टेट फिश घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय राज्य की मत्स्य संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ऐतिहासिक है और इस कदम से न केवल जलाशयों में मछलियों की प्रजातियों की सुरक्षा होगी बल्कि पंजाब के मछुआरों और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में जहां कभी लैंडफिल साइट हुआ करती थी तो वहां आज दिल्ली सरकार ने हरा भरा इको स्पॉट बना दिया है। दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बांस पर आधारित बांसेरा पार्क बनाया गया है, जहां सिर्फ हवा में सरसराहट करते हुए बांस के पेड़ों की आवाज़ है और साफ हवा है और शहर की भाग दौड़ से दूर सुकून की एक नई दुनिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानते हैं और क्या क्या खासियत है बांसेरा पार्क में। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे,
लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चहारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए, घूमे, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई। बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहां म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहाँ पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफ़े डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी कुजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत में इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन निर्यात के मामले में देश ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बनने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी विदेशों को भेजी, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग 2 गुनी है। भारतीय कॉफी की विशेष खुशबू और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ। इनमें इटली, बेल्जियम और रूस सबसे बड़े खरीदार रहे। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है। अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है, लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बदलाव ने न केवल घरेलू खपत बढ़ाई है, बल्कि निर्यात को भी नई रफ्तार दी है। पहले कॉफी का चलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी को पसंद करने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में जहां 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, वहीं साल 2023 तक यह बढ़कर 91,000 टन तक पहुंच गई है। यह साफ संकेत है कि कॉफी धीरे धीरे भारतीय जीवन शैली का अहम हिस्सा बन रही है।
उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहाँ 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहाँ बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जाती है। भारत में कॉफी की बढ़ती घरेलू खपत और निर्यात में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि आने वाले समय में भारतीय कॉफी न केवल वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बनाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ हम अपने किसान समाचार में अनुमति लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश और असम में तैयार धान की कटाई करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान रागी की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में रबी की मटर, सरसों, मक्का और गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। प्याज की बुवाई के लिए भी खेत तैयार करने का काम करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी और उचित तापमान बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। असम में धान के खेतों में कटाई से 20-25 दिन पहले मटर की रिले क्रॉपिंग कर सकते हैं। दरअसल रिले क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग का एक तरीका है जिसमें किसी खड़ी फसल की कटाई से काफी पहले एक अन्य नई फसल बो दी जाती है। असम में रबी की मक्का, मटर, राजमा और कुत्तू की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मसूर, सरसों और राई की बुवाई भी करते रहें। असम में आलू की रोपाई के लिए ये उचित समय है। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की नर्सरी बोएं। अगर पौध तैयार है तो रोपाई करें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां बोने का काम करें। इन दिनों सेम, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय और मणिपुर में धान की कटाई समय पर कर लें ताकि दूसरी फसल में देरी ना हो। मणिपुर के किसान उड़द की कटाई और अदरक, हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहाँ सरसों, राई, मक्का बो सकते हैं। मणिपुर में मसूर की बुवाई और आलू की रोपाई भी जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। आज हम बात करेंगे उस कमोडिटी की 40,000 करोड़ रुपए का नया कारोबार आपकी राह ताक रहा है कि 2030 तक कमोबेश 1,20,000 करोड़ रुपए का यह बाजार हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जाएगी, जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं उससे भी आगे भारत अचीव कर सकता है। सैफरन एक ऐसा क्रॉप है जिसको निश क्रॉप बोलते हैं। इंदौर में भी क्लाइमेट दे देते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो जाती है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस बार का कृषि चौपाल हम आप तक पहुंचा रहे गुजरात के धालोल नेचुरल फार्मिंग साइंसेज यूनिवर्सिटी से। आज गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी जो एक गुजरात और देश का गौरव बन चुका है, और बताएंगे आपको कि कैसे देसी गाय प्राकृतिक खेती की धुरी है। वापसा डेवलप करने के लिए हमें उसमें रेज बेड, जिसको हम घादी क्यारा बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें हमारे पौधे लगाने हैं। तो जीवामृत जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, तो दशपर्णी अर्क है, तो इसके माध्यम से आप कीट को आप दूर रख सकते हैं। देखिए कृषि चौपाल 8 नवंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप सभी का स्वागत है हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे कैसे दे बच्चों को संस्कार, वो छोटी वैल्यूज जो बनाती हैं बड़ा इंसान। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सबसे पहली चीज जो अपने आचरण में लाइए वो है डिसिप्लिन। सुनेंगे दिलचस्प कहानी संस्कार की असली ताकत की। आपने इतना भारी थैला क्यों उठा रखा है? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। और मिलेंगे 14 साल के म्यूजिकल प्रोडिजी विराट मोहन शर्मा से। दशरथ के ललन रवा धनवानी। इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उससे दूर ही रहो कमीनों।
पता है क्या चीज है वो? जर्मनी के एटलन गांव ने एक वैश्विक प्रतियोगिता में टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों को पछाड़ा। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।